नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। मोदी सरकार इस समय 8th पे कमीशन पर तेजी से काम कर रही है। आयोग अलग अलग शहरों में जाकर कर्मचारियों के संगठनों से बातचीत कर रहा है। अब तक देहरादून, दिल्ली और पुणे में बैठकें हो चुकी हैं, जहां केंद्रीय कर्मचारियों ने अपनी मांगें रखी हैं। इसी बीच ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन ने एक बड़ी समस्या उठाई। उन्होंने बताया कि कुछ रिटायर हो चुके कर्मचारियों को आज तक कोई पेंशन नहीं मिल रही है। अब क्या है पूरा मामला, जानने और समझने की कोशिश करेंगे। पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ मौजूद है प्रवीण शर्मा सर। सर, आपका मनी सेंटर में बहुत स्वागत है। धन्यवाद विशाल। आज के शो में सबसे पहले बात करेंगे रिटायर हो चुके कर्मचारियों की समस्या की। इसके बाद चर्चा करेंगे रॉबर्ट कियोसाकी की बड़ी वार्निंग की, और अंतिम में चर्चा करेंगे टेलीकॉम कंपनियों के लिए आए ट्राई के नए प्रस्ताव की। तो चलिए बिना देर किए फटाफट करते हैं मनी सेंटर की शुरुआत। मोदी सरकार ने कर्मचारियों के लिए यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम का विकल्प दिया था। इसके लिए 30 सितंबर 2025 तक ऑप्शन चुनना जो था वो जरूरी था, लेकिन कई कर्मचारी ऐसे रहे जिन्होंने समय पर यूपीएस का विकल्प नहीं चुना। अब दिक्कत ये हो गई है कि उन्हें यूपीएस की पेंशन नहीं मिल रही और कई मामलों में एनपीएस के तहत भी पेंशन शुरू नहीं हुई है। सर, मोदी सरकार तो कह रही थी कि आप ओपीएस मांग रहे हैं, हमने एनपीएस लाया और एनपीएस से भी बड़ा अच्छा, मतलब हूबहू कहा गया कि ओपीएस के जैसा जो है हम लोगों ने यूपीएस को लाने की बात कही है। लेकिन अब सबसे बड़ा जो लूपहोल ये सामने आ रहा है कि जो लोग ने यूपीएस ऑप्ट कर लिया उनको पेंशन ही नहीं मिल रही। दिक्कत ये हो गई है कि उसमें जो डेडलाइन वाली बात थी उसको आगे बढ़ाया नहीं गया। अब यूपीएस है या नहीं है, इसको लेकर भी असमंजस है। लेकिन विशाल, ये बहुत चौंकाने वाली बात है। जिस तरह की बात ये सामने आ रही है कि हज़ारों लोगों को पेंशन नहीं मिल रही है। वजह यह है कि उन्होंने 30 सितंबर 2025 तक यूपीएस को ऑप्ट नहीं किया। लेकिन ये तो, और ये मेरा सवाल है कि ये तो सरकार ने एक विकल्प के तौर पे दिया था जी, कि आप या तो एनपीएस में रह लीजिए, और अगर आपको लगता है कि यूपीएस आपके लिए बेहतर है तो आप एनपीएस में चले जाइए, यूपीएस में चले जाइए, या फिर एनपीएस में तो आप ऑलरेडी हैं ही। तो अगर किसी ने विकल्प नहीं चुना, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट वो एनपीएस में होना चाहिए। और एनपीएस में होना चाहिए तो जो लोग रिटायर हुए हैं उनको एनपीएस की पेंशन मिलनी चाहिए। तो इसमें इस बात का फैक्टर कहाँ से पैदा हो रहा है कि जो लोग विकल्प नहीं चुन पाए उनको ना यूपीएस की पेंशन मिल रही ना एनपीएस की पेंशन मिल रही। और अब डिमांड ये हो रही कि एक बार फिर से यूपीएस की विंडो खोली जाए ताकि ऐसे सभी लोग जो है वो यूपीएस का विकल्प चुन सकें। तो ये अपने आप में एक बड़ा यूनिक सा मामला है, जो और चिंता भी पैदा करता है कि आप हजारों लोग आखिर इस तरह के कैसे हो सकते हैं जिनको कि सरकारी कर्मचारी जो रिटायर हुए और जिनको ना यूपीएस मिल रही ना एनपीएस, ओपीएस में तो वो थे ही नहीं। तो ये अपने आप में एक बहुत कंसर्निंग चीज़ है, जो सरकार को तो वाकई इस पर तत्काल गौर करने की जरूरत है। और सर, जब भी यूपीएस आया था उस समय भी लगातार हम लोगों ने मनी सेंट्रल में इस बात को जो है डिस्कस किया था कि उस समय बड़ी दिक्कतें आ रही थी। कहा जा रहा था कि लोगों को खुद पता ही नहीं है कि इसमें कैसे जो है ऑप्ट किया जाए, इसको समझ नहीं पा रहे थे, जो विंडो था वो नहीं खुल पा रहा था। तो तमाम तरह की दिक्कतें उस समय भी थी, या उसको आप जो है आसान भाषा में ग्लिच भी कह सकते हैं। लेकिन अब ये देखिए कि रिटायर हो चुके या जल्द जो रिटायर होने वाले लोग हैं, या जो समय पर यूपीएस का विकल्प जैसा कि आप कह रहे हैं कि उन्होंने ऑप्ट नहीं किया, वो तो बड़ी भारी मुसीबत में फंसे हुए हैं। लगातार उनकी जो है मैसेजेस और कॉल्स आते हुए दिख रहे हैं तमाम फेडरेशंस को, कर्मचारी संगठनों को कि बचाइए, हमको पेंशन नहीं मिल रहा है। बहुत सारे लोगों ने, और बहुत सारे ने, जो बड़ा तबका था उसने जानबूझ के यूपीएस को चुना नहीं, क्योंकि ये लगा कि यूपीएस में ज़्यादा बेहतर फायदे नहीं है, एनपीएस ठीक है जी। या एक तबका इस बात का इंतजार करता रहा कि जब सरकार यूपीएस ले आई है तो हो सकता है यूपीएस से पे अगर कम खराब रिस्पॉन्स रहेगा तो सरकार को वापस ओपीएस पे आना पड़ेगा। तो इस वजह से एक बड़े तबके ने नहीं चुना। केवल 1,22,000, हाँ, इतने ही लोगों ने तो केवल यूपीएस को चुना, जबकि 30 लाख कर्मचारी के लगभग उसमें थे एनपीएस के जो यूपीएस को चुन सकते थे। तो जब इतनी बड़ी तादाद ने नहीं चुना और उसको में अगर लोगों को पेंशन नहीं मिल रही, तो ये एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा करता है। चलिए सर, अब क्या सुझाव दिया गया, क्या मांगे हैं, उनको भी समझ लेते हैं। कहा जा रहा है कि रिटायरमेंट के समय कर्मचारी को जो है सीधे यूपीएस चुनने का जो है मौका मिले। जो कर्मचारी पहले रिटायर हो चुके हैं, अभी कोई पेंशन नहीं पा रहे हैं, उन्हें भी बाद में यूपीएस जो है चुनने की जो है अनुमति दी जाए। इसके लिए जो है सिर्फ एक साधारण सा कंसेंट जो है फॉर्म वो लिया जाए। ये बातें सामने आते हुए दिख रही है। अब चलिए, ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस की बात हो रही है, तो प्रवीण सर से समझने की कोशिश करें। लेकिन अब जो नए कर्मचारी जो ज्वाइन करेंगे जी, फिर मेरा सवाल
सवाल है, और जो वाजिब सवाल बहुत सारे लोगों के दिमाग में भी आएगा कि कोई कर्मचारी जो नया ज्वाइन कर रहा है उसके लिए तो यूपीएस बंद है सर, क्योंकि सरकार यूपीएस बंद कर चुकी है, तो आप बाय डिफॉल्ट एनपीएस का पार्ट हो जा रहे हैं। तो क्या कर्मचारी संगठन इस बात को चाहते हैं कि एक विंडो यूपीएस की परमानेंटली ओपन रखी जाए, ताकि कोई भी नया व्यक्ति जब चुनाव करे या आए, या मान लीजिए एनपीएस में ही अभी जो पूल में जो लोग मौजूद हैं, क्या उनको कभी लगे कि यार यूपीएस में चले जाना चाहिए, वहाँ ज़्यादा चीज़ें ठीक हैं, वहाँ ज़्यादा फ़ायदे हैं, तो वो किसी भी वक्त शिफ्ट कर सकें। क्योंकि सरकार ने ये दिया था कि साहब आपको वन टाइम विंडो ये खुली हुई है यूपीएस में जाने के लिए, लेकिन यूपीएस से आप जब चाहें तब माइग्रेट करके एनपीएस में आ सकते हैं। यहाँ सरकार ने 2 बार डेडलाइन बढ़ाई थी, आपको याद हो, पहले 30 जून थी, उसके बाद फिर बढ़ाया गया, फिर नवंबर की डेडलाइन की गई, फिर वन टाइम शिफ्ट करने के लिए भी बोला था। हाँ, तो ये कुछ बड़े सवाल यहाँ पे जरूर पैदा होते हैं। और तादाद बड़ी है सर, जहाँ तक मुझे आंकड़ों में समझ में आ रहा है 85 लाख तो एनपीएस में जो है कर्मचारी हैं, और जिस तरह से आपने बताया कि 1,22,000 यूपीएस में थे, तो तमाम लोग फंसे हुए दिख रहे हैं। और इसीलिए मैं बार बार ये कहता हूँ कि इतनी सारी पेंशन की स्कीम्स की खुद कर्मचारी भी नहीं समझ पाते हैं भाई। 2004 से पहले वाले ओपीएस पा रहे हैं, 2004 के बाद वाले एनपीएस में हैं, और जो अब हैं वो कन्फ्यूजन में कि यूपीएस होगा कि ये होगा। इसके अलावा एक और स्कीम्स की बात हम लोग कर रहे थे, खबरें भी आई थी यूनिवर्सल पेंशन स्कीम की, तो उसके बाद तमाम सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स की इतनी सारी पेंशन स्कीम्स है, तो लोगों में बड़ा जो है अनसर्टेनिटी है सर, मतलब समझ। बिल्कुल, ये भी एक बहुत जायज़ बात है कि आप तमाम जो, और बहुत बड़ा आंदोलन इस बात को लेके है कि साहब पुरानी पेंशन को लेकर आइए। 8th पे कमीशन में भी जो डिमांड बार बार आ रही है वो यही आ रही है, जो की डिमांड्स हैं उसमें एक बात ही आ रही है कि साहब इसको यूपीएस एनपीएस सबको हटाइए, पुरानी पेंशन हमको वापस 8th पे की रिकमेंडेशन के साथ आप लेकर आइए। तो ये तमाम जो अलग अलग स्कीमों का झमेला है, जिसमें सरकार भी का भी रिसोर्सेज लगते हैं, सरकार का पूरा महकमा लगता है उसको मैनेज करने के लिए, उससे ज़्यादा बेहतर है कि सरकार सरकारी कर्मचारियों के लिए कम से कम एक स्कीम लेकर आए जी। और इसी तरह से प्राइवेट कर्मचारियों के लिए जो एनपीएस आपने दे रखी है, लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि सिंप्लीफाई करने की ज़्यादा ज़रूरत है। आदमी कॉम्प्लेक्स रखना चाहता है, सिंप्लीफाई करने में ज़्यादा सहूलियत है। लेकिन चलिए सर, पेंशन की बात हो रही है तो आप चूंकि हमारे साथ मौजूद हैं, तो ओपीएस एनपीएस यूपीएस की बात हो रही है, तो लगे हाथ जो है सैलरी पेंशन की भी बात कर लेते हैं। 8वें वेतन आयोग को लेकर क्या है ताज़ा अपडेट सर, क्या कुछ वहाँ बात बनती हुई नजर आ रही, आपसे हम सुनना चाहेंगे। नहीं, बिल्कुल, देखिए, एक जो हम लोगों ने डिस्कस भी किया कि एक बड़े वरिष्ठ IAS अफसर को एडिशनल सेक्रेटरी बनाकर 8th पे कमीशन में अपॉइंट किया गया है। उनको ओवरऑल 5 साल की अवधि दी गई है, लेकिन जब तक आयोग का कार्यकाल रहेगा तब तक उनकी नियुक्ति। तो एक वो बड़ा अपडेट है। बाकी आयोग की मीटिंग्स लगातार चल रही हैं, बड़े पैमाने पर बातचीत हो रही है संगठनों के साथ, कर्मचारियों के साथ, उनके मेमोरेंडम लिए जा रहे हैं। 31 मई तक की तारीख तय की गई है मेमोरेंडम लेने की। तो एक लार्ज स्केल पे असल में कंसल्टेशन की प्रोसेस सरकार की तरफ से या 8th पे कमीशन की तरफ से उसको किया जा रहा है। और मुझे लगता है कि ये एक अच्छी एक्सरसाइज है, जहाँ पे कि आप अलग अलग तरह के विभाग और कर्मचारियों से आप उनके इनपुट, उनकी सलाह, उनकी राय और उनके मांगों को सुनते हैं, और उसके बाद एक सही तरीके का आपका एक आयोग की रिकमेंडेशंस मुझे लगता है सरकार के पास। और 13-14 तारीख को एक बैठक भी है सर, बड़ी बैठक है, 49वीं NCJCM की जो बैठक है 11 मई को जी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रिच डैड पुअर डैड के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी सोशल मीडिया पर खासे एक्टिव रहते हैं और आए दिन निवेश से जुड़ी सलाह देते हुए नजर आते हैं। इनमें सोना चांदी के अलावा बिटकॉइन, इथेरियम जैसे जो है क्रिप्टो करेंसी सबसे ऊपर रहती है। अब उनका एक और नया जो है पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने बेबी बूमर्स के जो है रिटायरमेंट पर आफत की ओर जो है इशारा किया। उन्होंने कहा कि 2026 में लाखों ऐसे लोग आर्थिक तंगी से जूझ रहे होंगे और इनमें से कई तो बेघर हो जाएंगे। इससे बचने के लिए उन्होंने फिर से जो है गोल्ड, सिल्वर और बिटकॉइन को जो है सहारा बताते हुए निवेश की सलाह दी है। सर, लगातार हम लोग जो है रॉबर्ट कियोसाकी साहब को जो है ट्रैक करते हुए रहते हैं। अब फिर इनकी जो नई भविष्यवाणी कहिए, वार्निंग कहिए, आप तो कह रहे हैं कि सीधे बेघर हो जाओगे। नहीं, बिल्कुल, वो देखिए बेबी बूमर्स की बात कर रहे हैं, और बेबी बूमर्स की अगर बात की जाए तो एक वेस्टर्न टर्मिनोलॉजी में एक टर्म ये बार बार आता है
ऐसे लोग जो 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ था, तो उसके बाद जो लोग पैदा हुए, जिनका जन्म हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, ऐसे लोगों को बेबी बूमर्स या बूमर्स कहा जाता है। 1946 से 1964 का एक टाइम पीरियड माना जाता है कि इस दौरान पैदा हुए लोग इस कैटेगरी में आते हैं। अब ये तबका रिटायर हो गया है एक तरह से। अगर आप 2020 और उसके ऑनवर्ड्स को देखेंगे तो जो 1960, 62 या 64 में पैदा हुए वो सब रिटायर, 60 साल की उम्र पूरी। तो 60 से 80, 90 की एज कैटेगरी में ये आते हैं। इनको लेके रॉबर्ट कियोसाकी ने एक बड़ी वार्निंग दी है कि साहब ये जो है, ये एक बहुत बड़ी मुश्किल का जो है बेबी बूमर जो है वो शिकार यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पे सेविंग्स नहीं है, उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट नहीं है, और मार्केट के जिस तरह हालात हैं उसमें इन सब पर बड़ी आफत की जो है वो पैदा होती हुई दिखाई दे रही है जी। और उन्होंने सर 2 किताबों का भी जिक्र किया है, कहा कि 2 चर्चित किताबें मैंने लिखी हैं, रिटायर यंग, रिटायर रिच और हु स्टोल माय पेंशन। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जब मैंने किताबें लिखी तो वॉल स्ट्रीट को बड़ा पसंद नहीं आया, लेकिन जो लोगों ने मुझे इस किताब को फॉलो किया वो आज एकदम चांदी में है। कुछ कहना चाहिए? वो कह रहे हैं कि बाजार से जुड़े हुए जो लोग हैं या मार्केट को ये बात जो उन्होंने जिस तरह के सजेशन, जिस तरह की सलाह जो है इसमें इन्वेस्टर्स को या आम लोगों को दी है, वो बाजार से जुड़े लोगों के लिए जो है वो मुफीद नहीं थी, उनको वो अच्छी नहीं लगी। और वो साफ तौर पे बार बार इस बात को कहते हैं कि साहब जो बॉन्ड है या करेंसी है जो पेपर फॉर्म में छपी हुई है वो किसी तरह का असेट नहीं है, आप उसमें पैसा न लगाएं, आप उसकी तरफ न जाएं। असली जो कमाई है वो बार बार फिर वो इसी बात को दोहराते हैं कि गोल्ड, सिल्वर या जो रियल एसेट्स हैं, क्रिप्टो करेंसी बाद में आकर इन में ही कमाई होगी, और इसी तरफ वो इशारा करते हैं कि यहाँ अगर आप पैसा लगाएंगे तो आप यहाँ पे मार्केट के क्रैश में भी आप कमाई कर सकते हैं। इस बात को बार बार कहते हैं। एक मेरा वाजिब सवाल ये आ रहा है बॉस कि आखिर मार्केट को लेकर इतनी निगेटिविटी क्यों बनती हुई नज़र आ रही है, क्रैश की बात क्यों हो रही है, ये भी हम आपसे समझना चाहेंगे। क्या इसके पीछे कारण है ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ या कोई और फैक्टर है? नहीं, देखिए, मार्केट के क्रैश को लेके 2-3 बड़ी चीज़ें हैं, और मोटे तौर पर रॉबर्ट कियोसाकी से इतर अगर हम देखें तो दुनिया भर के जो हालात हैं जिसको आप अनसर्टनिटी कह रहे हैं, ये एक सबसे बड़ा फैक्टर इस वक्त साबित हो रहा है। दुनिया भर में हालात बड़ी पैमाने पर, पिछले अगर आप 4-5 साल को देखेंगे तो बड़े पैमाने पर हालात बदले हैं। कोविड के बाद रूस यूक्रेन की जंग हुई, उसके बाद जिस तरह के, या अफ़गानिस्तान के जो असेट्स फ्रीज किए गए, रशियन असेट्स जो फ्रीज किए गए, उसने अमेरिका के जो पूरा का पूरा डिप्लोमेसी है, अमेरिका की जो हेजेमनी है, उसको लेकर लोगों देशों में संशय पैदा कर दिया। और इसीलिए अब कोई ना तो डॉलर लेना चाहता, ना डॉलर बेस्ड आपके बॉन्ड्स को खरीदना चाहता। तो यहाँ से मार्केट्स को लेके एक परेशानी पैदा हुई है। दूसरी परेशानी इस बात को लेके है कि जिस तरह के टैरिफ लगाए गए, जिस तरह की जंग छेड़ी गई, उससे अमेरिका में रिसेशन जैसे हालात तमाम जो जानकार हैं वो कह रहे हैं। इन सब का असर सीधा अमेरिकी इकोनॉमी में अगर हलचल पैदा होती है या गिरावट पैदा होती है, तो जैसा 2008 में मंदी आई, और अब तो ये बता रहे हैं कि जो 2026 में या उसके आगे अगर मान लीजिए क्रैश आता है तो वो 1930 की मंदी जैसी बड़ी मंदी, ग्रेट डिप्रेशन, ग्रेट डिप्रेशन जी। हालांकि सर एक पॉजिटिव नोट पर इस कहानी को अंत करेंगे। उन्होंने कहा कि दिमाग जो है आपका वो बड़ा अच्छा एसेट है। उन्होंने कहा कि इंसान का जो सबसे कीमती तोहफा है वो उनका दिमाग होता है, तो इसलिए कह रहे हैं कि वो आर्थिक शिक्षा और समझ ही जो है भविष्य की परेशानियों से बचा सकता है। तो इसको अगर सर मार्केट से ओरिएंटेड अगर देखें तो वो बेसिकली यही कहना चाहते हैं कि फाइनेंशियली लिटरेट रहिए, समझिए, बूझिए, तभी पैसा लगाइए, यही कहना चाहते हैं। बिल्कुल, और ये बात वो कई बार कह चुके हैं कि लोगों के साथ समस्या, इस दौर के लोगों के साथ समस्या ये है कि वो वित्तीय तौर पर ज़्यादातर लोग जो हैं वो समझबूझ नहीं रखते, समझदारी उनके अंदर नहीं होती है, इसीलिए गलत डिसीजन लेते हैं, और फिर उसके बाद गरीब गरीब रह जाते हैं और अमीर होते चले जाते हैं। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। मोबाइल रिचार्ज अब सिर्फ कॉल और SMS तक सीमित नहीं रह गया है। हर प्लान में डेटा जोड़ने की होड़ ने लाखों ऐसे यूजर्स की जेब पर बोझ बढ़ा दिया है जिन्हें इंटरनेट की जरूरत ही नहीं।
फीचर फ़ोन इस्तेमाल करने वाले बुजुर्ग हों या सिर्फ कॉलिंग करने वाले कस्टमर्स, सभी को मजबूरी में महंगे डेटा जो है पैक खरीदने पड़ रहे हैं। अब इसी मुद्दे पर ट्राई और टेलीकॉम कंपनियों के बीच नई टक्कर शुरू हो गई। एक तरफ ट्राई सस्ते वॉइस ओनली प्लान लाने की बात कह रहा है, तो दूसरी तरफ जियो, एयरटेल और वीआई इसे भारत के डेटा फर्स्ट फ्यूचर के खिलाफ बता रहे हैं। कहाँ फंस रहा है पेंच सर, फिर समझना चाहेंगे। देखिए, दिसंबर 2024 में सरकार ने मैंडेटरी कर दिया था, या ट्राई ने मैंडेटरी कर दिया था कि साहब आपको जो तमाम जो कस्टमर बेस है टेलीकॉम कंपनियों का, उनके लिए आपको वॉइस एंड एसएमएस के ओनली जो वॉइस एंड एसएमएस ओनली प्लान जो है वो लेकर आने होंगे, उनको प्रमुखता से रखना होगा, और न केवल लंबी अवधि के रहें जैसे कि 365 दिन के या इस तरह की अवधि के, बल्कि शॉर्टर पीरियड के भी आपको लेकर आने होंगे। और ट्राई का जो ड्राफ्ट आया है, उसके बाद अब जो टेलीकॉम कंपनियां हैं इनमें खलबली मची हुई है। रिलायंस जियो हो, एयरटेल हो या वोडाफोन आइडिया, तीनों को ये लगता है कि जो ट्राई का जो ड्राफ्ट रेगुलेशन है वो उनके पूरे के पूरे कारोबार के लिए नकारात्मक साबित हो सकता है। इन कंपनियों का कहना है कि साहब ये जो आप चाहते हैं कि वॉइस एंड एसएमएस ओनली केवल हम प्लान लेकर आएँ और कंज्यूमर्स को दें, ये न केवल हमारी कमाई को घटाएगा, टैरिफ का जो पूरा का पूरा मोबाइल टैरिफ जो हैं जिसको लेकर कंपनियां आरपू तक बात जाती है, वहाँ सवाल खड़े होंगे। उसके अलावा आपके जो फ्यूचर के इन्वेस्टमेंट हैं 5G में और 6G के फ्यूचर के इन्वेस्टमेंट हैं, इस पर भी कंपनियों को विचार करना पड़ सकता है विचार। तो उन्होंने कई तरह के तर्क दिए हैं और उसके बाद ये कंपनियां कह रही हैं कि साहब ये जो आप लेकर आना चाहते हैं ये एक काउंटर प्रोडक्टिव मेजर साबित हो सकता है। जी, जो तर्क की आपने बात की सर, तो उसमें जियो ने कहा है कि वॉइस ओनली प्लान लेने वाले 40 से 45% जो कस्टमर्स हैं वो बाद में जो है डेटा ऐड ऑन कर लेते हैं। ये भी तर्क दिया गया, इसलिए कहा गया कि सिर्फ जो है वॉइस ओनली प्लान से काम चलेगा नहीं। इसी बीच सर टेलीकॉम सेक्टर से जुड़ी एक और बड़ी खबर आती हुई दिख रही है। कहा जा रहा है कि 50 लाख रुपए तक का जो है जुर्माना लगता हुआ दिख सकता है। कहा गया कि अब जो है अगर आपने किसी कस्टमर की बात को अनसुना किया तो मोटी रकम चुकाने के लिए आप तैयार रहिए। ये क्या पूरी खबर है सर, इसको भी समझाइए। हाँ, नहीं, लेकिन इसमें भी जो अभी हम जो चर्चा कर रहे थे, ये जो ट्राई का ड्राफ्ट रेगुलेशन है, इसमें जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं इनके और भी कई तर्क हैं। मसलन ये कह रहे हैं कि इस बात के कोई साक्ष्य नहीं है या कोई प्रमाण नहीं जिसके आधार पर ट्राई ऐसा करना चाहता है कि केवल वॉइस एंड एसएमएस ओनली प्लान रहें। उसके ऐसे कोई साक्ष्य नहीं कि साहब कंज्यूमर ही इस तरह के प्लान्स को चाहता है। अच्छा, हाँ, एक उन्होंने ये बात कही। दूसरी उन्होंने कहा है कि अगर आप इस तरह के प्लान्स को लाने के लिए पुश करेंगे, जोर देंगे, तो उसका एक असर ये हो सकता है कि जो यूज़र्स हैं वो डिजिटल एडॉप्शन से पीछे हट जाएं। जी, फिर वो स्वीकारें ही नहीं। कि अब इसमें एक वैलिड रीजन भी समझ में आता है। ज़्यादातर सरकारी सर्विसेज, सरकारी आप बैंकों से जुड़े काम, ये सब अब आपके OTP मोबाइल जो मोबाइल नंबर पे आपके तमाम ऐप्स के जरिए ये तमाम चीज़ें इस तरह से चलती हैं। और अगर केवल और केवल वॉइस और SMS के प्लान रहेंगे तो जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो बैंकिंग सिस्टम से इस तरह की अछूता रह जाएगा। अब आप चाहते हैं कि डिजिटल इकोनॉमी हो, और आप चाहते हैं कि मान लीजिए बैंक है या मान लीजिए कोई और किसी तरह की सेवा है जो ऑनलाइन सर्विसेज मौजूद है, मान लीजिए DL से, ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी कोई सर्विस है, और अगर व्यक्ति के पास मोबाइल डेटा नहीं है, तब आपके लिए एक मुश्किल ये पैदा होगी कि फिर व्यक्ति को मजबूरी में दफ्तर जाना पड़ेगा, दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ेंगे, बैंकों के चक्कर। ये उन सब चीज़ों से राहत देता है अगर आप डेटा भी इस्तेमाल करते हैं। और इसी में जियो ने जो एक बड़ा तर्क ये दिया है कि साहब जो 2 GB वाला उसका जो लिमिटेड डेटा वाला प्लान है 189 रुपये का, उसमें भी 88% उनका कहना है कि जो यूजर हैं उन्होंने एक्टिवली डेटा को कंज्यूम किया है। यानी जो सबसे छोटे प्लान भी हैं, जो सबसे सस्ते प्लान भी हैं, उनमें भी डेटा का कंजम्पशन एक आम आदमी तक उसको कर रहा है। तो देखिए, दोनों तरफ की चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। एक तरफ
लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनकी कमाई नहीं है, जो ये चाहते हैं कि मोबाइल के किराए सस्ते हों और या काम चलाओ मेरा चलता रहे। हाँ, अब इसमें रास्ता इस तरह निकल सकता है, जो मुझे लगता है कि टैरिफ अगर कम होंगे, और सबसे बड़ी दिक्कत इस वक्त यही है लोगों की, आम लोगों की, कि टैरिफ इतने ऊंचे पहुंच गए हैं मोबाइल के किराए, और माना तो ये जा रहा है कि अब इलेक्शन खत्म हो गए हैं तो मोबाइल कंपनियां टैरिफ भी बढ़ा सकती हैं। गैस की कीमत बढ़ी गई सर, 993 रुपीज़ कमर्शियल सिलेंडर। और ये चीज़ पहले से चल कर आ रही है कि साहब अगले साल जब इलेक्शन खत्म हो जाएंगे 5 राज्यों के, उसके बाद मोबाइल किराए जो हैं वो बढ़ेंगे। तो ये अगर टैरिफ बढ़ाए जाते हैं तो ये फिर एक बड़ा ऐसा कदम होगा जो आम लोगों को रोकेगा। चलिए, अब सर जो सर्विस एरिया में हर तिमाही जो 50 लाख का जुर्माना लगाया जा सकता है, इस कहानी को भी थोड़ा आसान भाषा में समझा दीजिए सर। मतलब बल्ले बल्ले है, हमारे फ्रंट पर है सर या नहीं? नहीं, हाँ, आम लोगों के लिए देखिए, कंपनियों की नकेल कसने की कोशिश इस ट्राई ने यहाँ पे करने की कोशिश की है कि 50 लाख रुपए पर जो है क्वार्टर और पर सर्विस एरिया आप पर पेनल्टी लगाई जाएगी अगर आप कंज्यूमर कंप्लेंट्स को इग्नोर करते हैं, उनका गलत तरीके से डिस्पोजल करते हैं या उनको डिसमिस कर देते हैं। तो ये एक बड़ा फैसला है, क्योंकि और जो आंकड़े हैं वो भी ये बताते हैं कि 2025-26 में 73,000 से ज़्यादा जो है वो यूजर्स की कंप्लेंट हैं टेलीकॉम ऑपरेटर्स के खिलाफ या सर्विसेज को लेके सीधे तौर पर। जबकि 24 में सर 44,733 थी, 44,000 से ये बढ़कर समझिए 73,000 पर आ गई। देखिए, इतना वक्त गुजर गया विशाल, लेकिन डेटा, अगर आप डेटा की बात करते हैं जिस तरह हम लोग कर रहे हैं 5G की, 4G की, 5G डेटा भी जो है उसका नेटवर्क और उसकी जो क्वालिटी है वो अभी भी ठीक स्तर की नहीं है। नहीं आपके कई बार जो फ़ोन पर डेटा चलता है, एक बात। दूसरी बात, जो वॉइस की क्वालिटी है उसमें भी बहुत सारे इशू हैं। नेटवर्क के इश्यूज अभी भी आप किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए सड़क पे चलते हुए कि साहब आपके मोबाइल का जो ऑपरेटर है उसका सर्विसेज किस तरह की हैं, तो वो आपको 4 कमियां बता देगा कि साहब मैं यहाँ पहुँचता हूँ तो मेरा नहीं चलता, मेट्रो में पहुँचता हूँ तो नहीं चलता। ये बहुत बड़ी लार्जर कंज्यूमर इश्यूज हैं जहाँ आप पैसा ले रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि आपको 5G मिलेगी, बहुत बेहतरीन वॉइस क्वालिटी मिलेगी, लेकिन वो सब दावे जो है, ये वही बात हो गई सर कि प्रथम की एक रिपोर्ट आती है जिसमें कहा जाता है कि बच्चों की शिक्षा को लेकर कहा जाता है कि 5वें क्लास या 8वें क्लास का लड़का जो है 3rd क्लास या 5th क्लास का मैथ्स नहीं बना सकता, साइंस नहीं समझ सकता। उसी तरह से जो 5G हम लोग को मिल रहा है वो 4G 3G भी नहीं मिल रहा है। मैं ये कहना चाहूँगा बहुत जो है दयनीय स्थिति, और पैसा जो है भरपूर लिया जा रहा है। मैं भरपूर इसलिए कह रहा हूँ कि लोगों पर बहुत बड़ी आफत पड़ रही है। एक घर में 5 लोग हैं तो 9 पचे मतलब समझिए कि 900 रुपये का अगर प्लान है सर 3 महीने का 84 दिन का, तो 5-5 हज़ार रुपये महीने में जा रहा है। तो ये बहुत भारी भरकम जो बोझ है इसको बड़े जल्द जो है कम करने की कोशिश की जाए। प्राइसेस भी कम कीजिए और सर्विसेज भी सुधारिए, ये मैं कहना चाहूँगा। देखिए, प्राइसेस कम नहीं होंगे, सर्विस क्वालिटी सुधरे अगर ये इम्प्लीमेंट होते हैं। 50 लाख की जो पेनल्टी है पर क्वार्टर की, तो हो सकता है कि और उसमें एक और बात है, 1,000 रुपये का जुर्माना है ऐसी प्रति कंप्लेंट को जो है डिसमिस करने को लेके जी। अगर आप कोई यूजर शिकायत करता है कि साहब मेरा डेटा नहीं चला और मुझे जो सर्विस की बात कही गई थी वो नहीं मिली, और उसको कंपनी उसकी शिकायत को डिसमिस ही कर देती, खारिज कर देती है, तो 1,000 रुपये का जुर्माना है। 5,000 का जुर्माना है अगर आप रॉन्गली इसको डिस्पोज कर देते हैं। मान लीजिए मैंने शिकायत की कि साहब मेरा फ़ोन में 5G डेटा नहीं चल रहा, वो नहीं आ रहा, और कंपनी कहे हाँ ठीक है 1-2 दिन में देखते हैं, मेल और बाकी सारे SMS करे और बाद में कह दे कि आपका बढ़िया कर दिया मैंने, अब आपको 5G अच्छा मिलता रहेगा, लेकिन यूजर की शिकायत वही बनी रहे। तो इस तरह की अगर शिकायतें आती हैं तो उस पर 5,000 रुपये का तो नियम कड़े करने की कोशिश है, नकेल कसने की कोशिश है, लेकिन क्या कंपनियां मानेंगी, कर पाएंगी, ये देखने वाली बात होगी। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। करीब 1 दशक से संकट में फंसी रियल एस्टेट कंपनी यूनिटेक से जुड़े हजारों निवेशकों को अब बड़ी राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने आदेश दिया है कि उन छोटे FD होल्डर्स को 82 करोड़ रुपए से ज़्यादा की रकम लौटाई जाए जिनकी जमा राशि 40,000 रुपये तक है। इस फैसले से करीब 24,000 छोटे निवेशकों को फायदा मिलेगा जो कई सालों से अपनी मेहनत की कमाई वापस मिलने का इंतजार कर रहे थे।
देखिए असल में यूनिटेक कभी देश की बड़ी रियल एस्टेट जो है कंपनियों में गिनी जाती थी। कंपनी ने लोगों को शानदार हाउसिंग प्रोजेक्ट्स और अच्छे रिटर्न का सपना दिखाकर भारी जो है निवेश जुटाया, यानी इन्वेस्टमेंट जुटाया, पैसा जुटा लिया। हजारों लोगों ने फ्लैट भी बुक कराए, जबकि कई लोगों ने फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी में पैसा लगाया। लेकिन धीरे धीरे जो है कंपनी आर्थिक संकट में फंसती चली गई। कई प्रोजेक्ट्स जो हैं अधूरे रह गए, फ्लैट खरीदारों को घर नहीं मिले और एफडी निवेशकों का पैसा भी अटक गया। अब इसके आगे की जो कहानी है प्रवीण सर से समझने की कोशिश करेंगे। सर जस्ट लाइक मुझे लगता है कि अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे करेक्ट कीजिएगा, सहारा वाला मामला लग रहा है सर। उन्होंने भी कहा था कि प्लॉट ले लीजिए, घर ले लीजिए, एफडी में पैसा लगा लीजिए, दुगना हो जाएगा पैसा। तकरीबन इसी तरह की बात है विशाल। और मसला समझ लीजिए 24,000 के आसपास छोटे इन्वेस्टर हैं, 60, 70 और 80 साल के इन्वेस्टर हैं, सीनियर सिटीजन हैं। हाँ भाई। और यूनिटेक ने एफडी की ये स्कीमें 2000 के दशक में शुरू की थी। 26 साल तो नहीं हो गए। तब से शुरू की थी। कंपनी देती भी रही, लेकिन बाद में डिफ़ॉल्ट होते रहे, बाद में कर्ज बढ़ गया। जो पैसे थे जो प्रोजेक्ट्स के लिए उनको डाइवर्ट किया गया। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले निकल कर सामने आए। जो फॉर्मर जो प्रमोटर थे संजय चंद्रा और अजय चंद्रा, दोनों को तिहाड़ में मतलब जेल में डाल दिया गया। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने पूरा का पूरा प्रमोटर यानी मैनेजमेंट बदल दिया। सरकार का दखल हुआ। लेकिन जो एक इस पूरी कहानी में दो लोग शिकार हुए, दो तरह के लोग शिकार हुए। एक होम बायर्स जो फ्लैट खरीदने, हाँ, करीब 19,000 जो फ्लैट्स हैं वो अभी पेंडिंग हैं नोएडा के एरिया में ही यूनिटेक के। और सब ये 2000 के समय का ना, 2000 के मतलब 8, 9, 10 या उसके बाद के दौर तब भी सर 10 से 16 साल हो गए। बिल्कुल ऐसी हालत एक अकेले यूनिटेक के साथ नहीं, तमाम प्रोजेक्ट्स के साथ है। तो एक तो शिकार होम बायर्स हुए, दूसरे शिकार हुए फिक्स डिपॉजिट्स के जिन्होंने पैसा लगाया। ये जो डिपॉजिटर्स हैं, स्मॉल डिपॉजिटर्स, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है कि साहब एल्डरली सिटीजन्स और जिनके जो डिपॉजिट्स हैं वो 40,000 रुपये से कम है, ऐसे लोगों को पैसा लौटाने के लिए 82 करोड़ रुपए रिलीज किए जाएं। तो फिक्स्ड डिपॉजिट में लोगों ने क्यों पैसा लगाया? लोगों को लगा कि ये अच्छा रिटर्न देंगे, हमको बैंकों से ज़्यादा देंगे, बैंकों से अच्छा रिटर्न मिलेगा, कॉर्पोरेट एफडी है, इस तरह से। लेकिन यहीं से दूसरा फैक्टर चालू होता है कि देखिए जो तमाम जो दावे होते हैं बड़ी कंपनियों को, आप सोचते हैं कि बहुत अच्छा रिटर्न मिल रहा है यहाँ 8 से 12% या और कहिए ज़्यादा जी, वहाँ पे कई दफ़ा डिफ़ॉल्ट के चक्कर में आपका जो पैसा है मूलधन, यहाँ मूलधन वापस मिलने के लाले पड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को बोला है कि साहब आप पूरे मामले की तस्वीर सामने लेकर आओ। ईडी इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की और पैसे को के डाइवर्जन की, इन तमाम चीज़ों की जांच कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि साहब एक बार आप मुझे पूरे का पूरा जो यूनिटेक का मामला है इसकी क्लियर तस्वीर बताइए, कितने होम बायर्स फंसे हैं, कितने फिक्स्ड डिपॉजिट वाले लोग फंसे हुए हैं। तो अब कोर्ट ने बोला है कि आप एक पोर्टल शुरू कीजिए, वहाँ पे एफडी के जो हैं इन लोगों का पैसा रिटर्न कीजिए। लेकिन सवाल यहाँ से उन तमाम जो ग्रीड पैदा होती है, जहाँ पे कि लोगों को लगता है कि साहब बड़ी कंपनी है, कॉर्पोरेट एफडी है, यहाँ पे बैंक से 4-5% ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है और यहाँ हम पैसा लगा दें, वो आपका पैसा कई दफ़ा एकदम ख़त्म होने के कगार पे पहुँच जाता है। और कई मामले इस तरह के हैं, अगर आप पीछे देखेंगे तो आप समझिए कि यस बैंक का देखिए फियास्को हुआ, 81 बॉन्ड का मामला आया, उसके अलावा आपका IL एंड FS का आया। 2014-15 में ही 22 कंपनियां अपने डेट पर डिफ़ॉल्ट कर गईं, जो उनको ऑब्लिगेशन थे चुकाने के, एफडी के या एनसीडी के, वो पैसा वो चुका नहीं पाई। ILFS का हो गया, DHFL का मामला हो गया, शारदा चिट फंड, अगर आप पॉन्जी स्कीम्स की बात करें तो रोज वैली हो गया, सहारा हो गया, PMC बैंक हो गया। तो इस तरह के मामलों की लिस्ट जो है, रिलायंस कैपिटल हो गया जी। तो इस तरह श्रेय इंफ्रा हो गया, इन सब ने एफडी, एनसीडी, ये सब इस तरह की स्कीमें लॉन्च की, जहां हजारों जो फिक्स्ड डिपॉजिटर्स हैं वो फंस गए अपने पैसे के लिए।
अब आप जैसा बता रहे हैं सर, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि सन 2000 के समय में पैसा अगर आदमी 50 में रखता तो 5-5.5 साल में वो पैसा डबल हो जाता। तो उस हिसाब से देखिए आज जो है 25 गुना हो जाता है पैसा 2025 में। अगर मान लीजिए आज की स्थिति में देखिए तो 7-7.5 साल में पैसा डबल होता, तो कितना भारी लॉस है। चलिए सर, FD वाली लोगों की तो आपने जो है कहानी सुना दी, समझा भी दिया, लेकिन व्हाट अबाउट होम बायर्स? मैं देख रहा हूँ सर कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में कई बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट जो है वो सालों से अधूरे पड़े हुए हैं। हज़ारों होम बायर्स अब भी जो है अपने घर का इंतजार कर रहे हैं। उनके लिए क्या कर सकती है? क्योंकि मैं जब भी ऑफिस आता हूं सर दिल्ली टू नोएडा, तो मैं देखता हूं कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें लिखा रहता है बाहर कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में अब ये प्रोजेक्ट्स देखभाल होंगे, बनेंगे या आपको डिलीवर होंगे। क्या यूनिटेक के मामले में सुप्रीम कोर्ट ऐसा कोई डिसीजन नहीं दे सकता है, वहां भी घर खरीदारों को जो है सुकून मिले? इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ही सारा काम चल रहा है। ये पहली बात। दूसरी बात, जो नया मैनेजमेंट है वो दरअसल फंड्स को, जो प्रोजेक्ट्स हैं ऑनगोइंग 19,000 यूनिट्स या फ्लैट्स जो हैं वो नोएडा में माने जाते हैं कि इनको बनाकर देने हैं, इतने होम बायर्स हैं, उनको पूरा करने के लिए फंड्स कंपनी एसेट मोनेटाइजेशन किया जा रहा है, एसेट्स बेचे जा रहे हैं, लिक्विड किया जा रहा है और वो पैसा लाकर इकट्ठा किया जा रहा है ताकि शुरू हो। लेकिन तब भी इतना पैसा नहीं है, बहुत बड़ी तादाद में पैसा बताया जाता है कि वो भारत से बाहर भेज दिया गया संभवतः, जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला हुआ उसमें। इस वजह से पैसे को लोकेट करना, पैसे को लाना और उसके जरिए फिर घरों को पूरा करना, ये मुश्किल हो रहा है जी। तो चलिए प्रवीण सर, आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय निकाला, तमाम विषय को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। तो आज के मनी सेंटर में बस इतना ही। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।